जय हिंद प्यारे साथियों। हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं। इसमें टोटल 4 वीडियो मैंने बता दिए है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 बना चुके हैं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे साथियों, आज इस चैप्टर का हम 5वां वीडियो लेकर के आए हैं, तो आइए हम 5वां वीडियो शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे, है ना। मैंने इसने इससे पिछला वीडियो मैंने हद तक बता चुके हैं। आइए हम देखते हैं आज का कि हम संतुलित करते हैं। कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हैं और इससे हम देखते हैं कि कौन समीकरण जो है वह संतुलित है। देखिए ध्यान से कि निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, कौन समीकरण है जो क्या है संतुलित है। पहला देखते हैं कि मैग्नीशियम है और क्या है तो ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का कितने हैं, ध्यान दीजिएगा। मैग्नीशियम का यहाँ पर 1 हो गया परमाणु, इसका कितना हो गया 2 हो गया, है ना। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड देखते हैं। यहाँ पर देखिए किसका इतना 1 हो गया, मैग्नीशियम का ऑक्सीजन कितना हो गया तो 1 हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि इधर और इधर दोनों तरफ क्या बराबर नहीं हुए, अर्थात यह क्या होगा तो असंतुलित, है ना। ये क्या हो जाएंगे तो असंतुलित हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज को आपको पकड़ना है कि मतलब इसमें से कौन संतुलित है और कौन असंतुलित है। अगला दूसरा देखिए ध्यान से, दूसरा क्या होता है, यहाँ पर देखिए दूसरा में क्या संतुलित है कि असंतुलित है। देखिए हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु है। ठीक है, क्लोरीन कितने हैं तो 2 है। और इधर देखिएगा कि इधर कितने हैं तो हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का भी 1 है। अर्थात हम कह सकते हैं ये भी क्या होगा, ये भी असंतुलित होंगे, ये भी क्या होंगे तो असंतुलित होंगे। अगला देखिए एग्जाम्पल ध्यान से, तीसरा में क्या बताता है कि Fe और Cl2 क्या है तो Fe और क्या है Cl2, यानी कि फेरस का कितना है तो 1 हो गया और ये तो क्लोरीन कितना हो गया तो 2 हो गया, यानी कि 1 और 2। अर्थात हम कह सकते हैं कि इधर देखिए राइट साइड में इधर भी 1 है, इधर भी क्या है 1 है, अर्थात ये भी क्या होगा तो असंतुलित, ये भी क्या हो जाएंगे असंतुलित हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, इधर Zn में कितना परमाणु है तो 1 है, H2SO4 यानी कि हाइड्रोजन 2 है और क्या है तो है ना 4 है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखें कि Zn1SO4H2 है ना, यानी कि यह क्या हो जाएंगे तो यह संतुलित समीकरण हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, संतुलित है ना और असंतुलित पहचान सकते हैं परमाणु की संख्या के आधार पर। आइए हम आपको बताए थे कि हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको कहीं भी कठिनाई ना हो, और धीरे धीरे हम आपको सब्जेक्टिव के लेवल पर लेकर चलेंगे ताकि आपको धीरे धीरे अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि हम जानते हैं पढ़ाई जो होते हैं वह स्थिरता का चीज होता है। आगे देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन क्या कहता है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जो हम लोग श्वसन करते हैं वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, मतलब उपचयन है, संयोजन है, ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माक्षेपी है। देखिए यहाँ पर 2 को ऊष्माक्षेपी लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ऊष्माक्षेपी ही होगा। क्या होगा तो इसका आंसर ऊष्माक्षेपी होगा। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्या कहता है कि साग सब्जियों का, है ना, ध्यान से देखिएगा कि यह क्वेश्चन पूछा गया है आपके, है ना, मैट्रिक बोर्ड में। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया को उदाहरण है। यानी कि कंपोस्ट मतलब क्या होता है, खाद उद के रूप में बन जाना, सड़ गल जाना, है ना, कंपोस्ट बनना, उसी को बोलते हैं। किस अभिक्रिया का उदाहरण है, ऊष्माशोषी हो गया, ऊष्माक्षेपी हो गया, है ना, उभयगामी हो गया, प्रतिस्थापन हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या होगा ऊष्माक्षेपी होगा, है ना, क्या होगा ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से कि चिप्स में, अब ध्यान दीजिएगा कि जो चिप्स जो होते हैं ना, जो हम लोग खाते हैं, काफी यह प्रचलित है, बच्चे लोग भी बहुत खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं। चिप्स की थैली में जो है ना ऑक्सीकरण से बचाने के लिए उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, यानी कि वो ऑक्सीजन से बचाने के लिए ऑक्सीकरण होता क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। यानी ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसमें कौन सी गैस को भरे जाते हैं, किसमें तो चिप्स में, है ना। कौन सी गैस को भरे जाते हैं, ऑक्सीजन है, हीलियम है, नाइट्रोजन है या मीथेन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नाइट्रोजन, है ना, क्या हो जाएगा तो नाइट्रोजन मतलब भरा जाता है ताकि वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में न आए। उसके बाद देखिए अगला देखिए ध्यान से कि ऊपर के प्रश्न में, देखिए ध्यान से कि ऊपर के प्रश्न में निष्क्रिय गैस कौन है तो हीलियम है। ध्यान दीजिएगा ऊपर के प्रश्न में मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था और यहाँ पर देखिए
ऑप्शन नंबर 3 में, यानी यह जो गैस होगा यह क्या है, निष्क्रिय है। क्या है तो निष्क्रिय। और निष्क्रिय गैस किसे कहते हैं, जो किसी के साथ सहयोग ही नहीं करता है। आप जानते हैं कि बॉल में भी क्या होता है, निष्क्रिय गैस गैस को भरा जाता है। जैसे बॉल जो होता है, जो रेड कलर का जलता है ना, बॉल जो होता है इसमें कौन सा होता है, गैस भरा जाता है, निष्क्रिय गैस, है ना। क्यों, क्योंकि किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, इसलिए इसके अंदर कौन सा गैस भरा जाता है, तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तो हीलियम देखिए ध्यान से, हीलियम कौन सा गैस हो गया, तो निष्क्रिय गैस हो गया। आगे देखिए ध्यान से, ऊपर के प्रश्न में मार्स या पंख गैस कौन सा है, तो मीथेन है। ये मीथेन को क्या बोलते हैं, तो मार्स या पंख गैस बोला जाता है। अगला देखिए ध्यान से, प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से होते हैं, तो ऑक्सीजन होते हैं, है ना। सबसे अधिक जो मात्रा में पाए जाने वाले तत्व जो होते हैं, देखिए ध्यान से, हम तत्व की बात कर रहे हैं, है ना। सबसे अधिक जो होता है तत्व, वो पृथ्वी में कौन सा, वायुमंडल कौन सा पाया जाता है, तो याद रखिएगा वो है ऑक्सीजन। कौन है, तो वो ऑक्सीजन है। जो ऑक्सीजन है वह सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अगला देखिए, भू पर यानी कि भूमि पर, भूमि पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु, है ना, पाए जाने वाले धातु कौन सा होता है, तो एल्युमिनियम होता है। और दूसरा सर्वाधिक पाए जाने वाला कौन होता है, तो लोहा होता है। सबसे अधिक पृथ्वी पर जो पाए जाते हैं वो कौन सा धातु है, तो याद रखिएगा एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला धातु कौन है, तो एल्युमिनियम है। और सर्वाधिक धातु जो होता है दूसरा नंबर पर वो कौन है, तो लोहा है। फर्स्ट में कौन होगा, तो फर्स्ट में हो जाएगा आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, और सेकेंड में क्या हो जाएगा, तो लोहा हो जाएगा, ठीक है। और अगर बोले कि प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात करें, किसकी बात करें, तत्व की बात करें, तो वह हो जाएगा ऑक्सीजन। वो क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन। यह 3 पॉइंट आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। आगे देखते हैं कि दूध से दही बनना। देखिए ध्यान से कि दूध से, है ना, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है ना। हम जानते हैं कि दूध से जब दही बनता है तो उसको हम लोग देखते नहीं है, ठीक है। और जिसको हम लोग नहीं देखते कौन सा होता है, तो वह रासायनिक होता है। क्या होता है, रासायनिक। और जिसको हम लोग देख लेते हैं परिवर्तन होते हुए, वो क्या कहलाता है, तो भौतिक। क्या कहलाता है, तो भौतिक कहलाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि दूध से दही बनता, मगर बनता कैसे है, वो कैसे क्या करता है, इस चीज को हम देखते नहीं है ना। इसीलिए इसको क्या होगा, इसका आंसर तो रासायनिक। क्या हो जाएगा, तो रासायनिक हो जाएगा। आगे देखते हैं ध्यान से कि दहन के लिए आवश्यक शर्तों को लिखे। दहन के लिए क्या है, तो आवश्यक शर्तों को लिखे। यानी कि दहन होने के लिए कोई पदार्थ जो होते हैं, मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ हो जो होगा, है ना, वह जलेगा। इसके लिए क्या शर्त होगा, इसके लिए क्या क्या चीज़ की जरूरत होगी, तो देखिए मैंने यहाँ नीचे लिखे हैं कि क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ते हैं दहन के लिए, है ना। पहला है दहनशील पदार्थ की उपस्थिति। यानी कि सबसे पहले तो पदार्थ तो होना चाहिए, कोई भी, चाहे लकड़ी हो, है ना, लकड़ी हो या जलावन हो, ठीक है, या किसी तरीके से मतलब जो भी चीज़ हो वो तो होना चाहिए। दूसरा क्या बता रहा है कि दहन के पोषक तत्व की उपस्थिति होना चाहिए। मतलब वो क्या होना चाहिए, जलना चाहिए अच्छी तरीके से, पोषक तत्व उसको होना चाहिए। उसके बाद ज्वलन ताप की प्राप्ति। क्या होगा, तो ज्वलन ताप की प्राप्ति होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि दहन होने पर ये 3 प्रोसेस आपको बताएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि ज्वलन ताप, है ना, ज्वलन ताप क्या होता है, तो देखिए ध्यान से, है ना, ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। न्यूनतम ताप, सबसे कम ताप जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, जलना शुरू कर देता है ना, ज्वलन ताप कहलाता है। जैसे पेट्रोल, पुआल, कागज, लकड़ी, कोयला, ये सब जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, तो ज्वलन ताप होते हैं। यह कम ताप, न्यूनतम ताप पर क्या होते हैं, जलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं पेट्रोल, है ना, अति तीव्र होता है, इसको कम ताप चाहिए, कम ताप पर क्या होगा, जलना, तुरंत आग लग जाता है। पुआल देखिए, जिसको पोरा हम लोग बोलते हैं, कागज, लकड़ी, कोयला, ये सब क्या होता है, तुरंत, है ना, इसमें आग लग जाता है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, कोयला का यहाँ बताया गया क्या कि कोयला का ज्वलन ताप सबसे ज़्यादा, है ना, होता है। यानी कि कोयला का, इसमें बताया गया कोयला जो होता है इसका ज्वलन ताप सबसे ज़्यादा होता है। अगर कोयला में अगर आग लग जाए तो यह बहुत देर तक ताप हमको देते रहेगा। कौन, तो कोयला, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, पेट्रोल। पेट्रोल का ज्वलन ताप सबसे कम होता है ना। ये क्या करेगा, तुरंत, मतलब ज्वलन ताप के मतलब ही होता है कि कितना देर तक कौन मतलब एनर्जी, मतलब ताप को दे रहा है। तो पेट्रोल क्या होगा, तुरंत ज्वलन ताप, इसका ताप कम होता है, तुरंत खत्म हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से कि आप समझ लेते हैं कि ज्वाला, ज्वाला किसे कहते हैं, है ना। अब ताप समझ में आ गया, अब ज्वाला के बारे में समझते हैं, ठीक है, कि ज्वाला
किसे कहते हैं, ठीक है। ज्वाला किसे कहते हैं, यह एक प्रकार का क्षेत्र है। ज्वाला क्या है, एक प्रकार का क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलते हैं। जहाँ क्या होते हैं तो गैसीय पदार्थ जलते हैं। यह एक प्रकार का क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जलते हैं, उसे क्या बोलेंगे तो ज्वाला। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ज्वाला, यानी कि फ्लेम। क्या बोलेंगे तो फ्लेम बोलेंगे, ठीक है। इसको हम लोग ज्वाला कहते हैं। अब ज्वाला का क्षेत्र देखते हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र होता है ज्वाला का। तो ज्वाला का यहाँ पर क्षेत्र देखिए, ज्वाला का मुख्यतः क्षेत्र जो होते हैं वो कितने होते हैं तो बच्चे 4 होते हैं। पहला क्षेत्र का नाम क्या होगा, नीला क्षेत्र। दूसरा का नाम क्या होगा, काला क्षेत्र। तीसरा का नाम क्या होगा, दीप्त क्षेत्र। और चौथा क्या होगा तो अदीप्त क्षेत्र। हम चारों क्षेत्र के बारे में एक एक करके क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपको फिगर के हिसाब से समझाते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से फिगर में क्या बताया गया है। यहाँ पर देखिए ये हो गया है ना कैंडल है, ये क्या है कैंडल है। ये हो गया धागा, ये क्या हो गया तो धागा, जिसको यहाँ पर मैंने धागा लिखा, ठीक है। ये धागा हो गया। यह जो इस तरीके से देखिए ध्यान से, यह जो भाग होगा ई भाग को बोलेंगे अप्रदीप्त क्षेत्र, है ना। अप्रदीप्त किसे कहते हैं, जहाँ से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। और जहाँ से प्रकाश निकलता है उसे क्या बोलेंगे तो प्रदीप्त बोलेंगे। देखिए ध्यान से बच्चे कि प्रकाश कहाँ से निकलते हैं तो ये इस भाग से निकलते हैं, और प्रकाश कहाँ से नहीं निकलते तो इस बाहरी वाला भाग से प्रकाश नहीं निकलते, ठीक है। और आंतरिक वाला भाग कैसा होता है तो ये नीला क्षेत्र होता है। क्या होता है, ये नीला क्षेत्र होता है। और ये वाला भाग क्या होता है तो ये होता है काला क्षेत्र। यानी कि टोटल कितने भाग होते हैं तो 4। यानी कि सबसे सेंटर वाला भाग जो बोले, सबसे सेंटर वाला बीच वाला भाग जो होते हैं वह नीला क्षेत्र होता है। अगर आप इसमें उंगली भी डाल लीजिएगा तो आपको उंगली नहीं जलेगा, मगर यहाँ इस भाग को उंगली जला देगा, ठीक है। तो नीला क्षेत्र में उंगली भी है ना नहीं जलता, यानी कि इसमें ताप नहीं होते। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से, ये जो भाग आता है इसमें ताप होता है। यानी कि यह जो होता है वह क्या होते हैं तो वह ज्वलनशील यानी कि दीप्त होते हैं। जबकि यह भाग कौन सा भाग होता है तो काला क्षेत्र होता है। क्या होता है तो यह काला क्षेत्र पाया जाता है ना। और धागा से देखिए ध्यान से, ये धागा है, ये मोम है। जब इसको आग लगाया जाता है ना, जब इसको आग लगाया जाता है तो क्या होता है, ये आग के कारण यह क्या होता है गैसीय अवस्था में बनता है। ये धीरे 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 क्या होता है, पहले तो पिघलता है, धीरे धीरे क्या होगा तो पिघलेगा। और पिघलने के बाद क्या होगा, यहाँ पर से रहता है इस तरीके से, है ना धागा। ये धागा क्या करेगा, इस लिक्विड को क्या करेगा, यहाँ से लेगा, इस लिक्विड को यहाँ से लेगा और धीरे धीरे इसको क्या करेगा, गैस की अवस्था में बनाएगा। जैसे गैस की अवस्था बनाएगा और यह जलना शुरू होगा और धीरे धीरे यह खत्म होते रहेगा, पिघल पिघल नीचे गिरेगा और यह इस तरीके से क्या होगा, कैंडल जलने लगता है। और यह अपना कितने क्षेत्र, 4 क्षेत्रों को प्रदर्शित करते रहता है। देखिए ध्यान से, इसी 4 क्षेत्र के बारे में यहाँ बताया। ये मोमबत्ती हो गया। अब देखिए ध्यान से कि नीला क्षेत्र में क्या होती है, मैंने पहले ही बता दिया कि नीला क्षेत्र में दहन क्रिया नहीं होती है। उसमें आप उंगली भी डाल लीजिए, आपको उसमें हाथ नहीं जलेंगे। यानी कि जो है ना नीला क्षेत्र होगा, या नीला क्षेत्र कौन है बताइए ध्यान से, ये है आपका नीला क्षेत्र। बीच वाला सेंटर जो होगा है ना वो नीला आपको दिखाई देगा, ठीक है। वो क्या होगा तो है ना नीला क्षेत्र, उसमें उंगली यानी कि दहन क्रिया नहीं होती है। अगला देखिए ध्यान से कि यहाँ पर क्या बताया है कि दीप्त क्षेत्र में, है ना, जो दीप्त क्षेत्र होता है उसमें अपूर्ण दहन होती है। पूर्ण रूप से दहन नहीं होते, अपूर्ण मतलब थोड़ा थोड़ा दहन होता है। पूर्ण रूप से कहे कि दहन हो गया संभव नहीं है। यानी दीप्त क्षेत्र में क्या होता है तो अपूर्ण दहन होती है। इसका रंग कैसा होता है तो याद रखिएगा पीला, क्योंकि यह सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। यानी कि दीप्त क्षेत्र जो होता है उसमें उसका कलर कैसा होता है तो याद रखिएगा उसका कलर होता है पीला। क्या होता है तो पीला होता है, ध्यान दीजिएगा क्या होता है तो पीला होता है। आगे देखिएगा कि अदीप्त मतलब क्या, जहाँ पर दीप्त नहीं हो, है ना, उस क्षेत्र में क्या होता है पूर्ण दहन हो जाता है। क्या होता है वहां पर तो पूर्ण दहन हो जाता है, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्या बता रहा है, यह तो कैंडल के बारे में था, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए ध्यान से, खाना बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है। जो हम लोग खाना बनाते हैं उसमें किस गैस का उपयोग करते हैं तो याद रखिएगा एलपीजी। कौन सा गैस है तो एलपीजी गैस का उपयोग करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। यानी इसको हम लोग खाना बनाने में उपयोग करते हैं और अभी भी इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से कि एलपीजी है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है वह किसका मिश्रण है, किस चीज़ का मिश्रण है, इसका प्रमुख अवयव कौन कौन है, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसका प्रमुख अवयव जो है वो है एथेन है, प्रोपेन है और क्या है तो ब्यूटेन है। यानी कि एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया और क्या हो गया तो ब्यूटेन हो गया। यही इसका मुख्य है ना, इसका जो है
मिश्रण है। आपसे कोई पूछे कि एलपीजी एलपीजी का मिश्रण क्या है, क्या क्या चीज़ से मिलकर बना है, तो एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। और इसी में क्या होता है, इसका मुख्य अवयव कौन होता है, तो याद रखिएगा वह होता है ब्यूटेन। कौन होता है, तो ब्यूटेन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एलपीजी का मुख्य अवयव कौन होगा, तो ब्यूटेन होगा। आगे देखिए ध्यान से बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि एलपीजी, ये एलपीजी है, गैस में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। देखिए ध्यान से, है ना, यह एलपीजी गैस में जो होता है, ये इसमें किसी प्रकार का गंध नहीं पाया जाता है। अगर मान लीजिए कि यह अति तीव्र तीव्र होता है, और कहीं अगर खाना बना रहे हो उसमें अगर क्या हो गया, गैस अगर निकल गया, तो वो आग तो तुरंत पकड़ लेगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि गैस निकला है कि नहीं निकला है। तो गैस निकला है कि नहीं निकला है, इसको पता करने के लिए उसमें अलग से क्या होता है, तो गंध मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, तो गंध। और वह गंध का नाम क्या है, तो एथाइल मार्केप्टन। क्या है, तो एथाइल मार्केप्टन। अर्थात कह सकते हैं C2, है ना, H5SH, है ना, C2H5 और क्या है, तो SH, यानी कि यह हो गया एथाइल मार्केप्टन। एथाइल मार्केप्टन उसमें मिला दिया जाता है, काफ़ी गंध वाला होता है, जिससे हमको पता चल जाता है कि गैस क्या हुआ है, निकला हुआ है। ठीक है, और बंद कर देते हैं। इसलिए याद रखिएगा एलपीजी गैस में गंध के लिए कौन सा पदार्थ को मिलाया जाता है, तो एथाइल मार्केप्टन। कौन सा, तो याद रखिएगा, तो एथाइल मार्केप्टन। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से, है ना। अब एक एक करके विस्थापन को पढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या बताया गया है कि द्वि विस्थापन क्या है, तो द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या है, मैंने आपको बताया है कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपको सब्जेक्टिव भी धीरे धीरे क्या करेंगे, लेवल को बढ़ाते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्टिव टाइप्स आ गया। देखिए क्या होता है, द्वि विस्थापन, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली, देखिए ध्यान से, जब दो कंपाउंड अपने आयनों क्या करेगा, अदला बदली करके एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसे इस प्रकार की अभिक्रिया द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि आयनों का क्या करेगा, अदला बदली करेगा। ठीक है, यानी कि ए प्लस क्या रहेगा, तो बी करेगा, बी रहेगा। अर्थात हम कह सकते हैं ए जो है बी के साथ, बी ए जो है ना, ए और बी, यानी कि ए और बी क्या करेगा, तो अदला बदली करके क्या करेगा, कंबाइंस करेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, यानी कि Na2SO4 प्लस BaCl2। देखिए Na2 जो है, यानी कि Ba जो है, यह इसके साथ गया है। ठीक है, और Na2 किसके साथ गया है, तो है ना, Cl के साथ। किसके साथ गया है, तो Cl के साथ गया है। ठीक है, अर्थात यह अपने आयनों को क्या किया, अदला बदली किया है। ठीक है, आयनों क्या किया है, तो अदला बदली किया है ना, इसी को क्या बोलते हैं, आयनीकरण। अब समझिए यहाँ पर देखिए ध्यान से कि किस तरीके से यहाँ पर आप अच्छी से याद कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर अच्छी तरीके से बताया है। देखिए ये हो गया सोडियम, ये हो गया पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, है ना, बेरियम, उसके बाद क्या है, तो फेरस। अब देखिए इन सब को जो है वो किसके साथ, तो SO4। देखिए ध्यान से, SO4 इसको बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलेंगे, सल्फेट। और ध्यान दीजिएगा, अगर सोडियम के साथ मिल गया है तो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम के साथ मिला है तो पोटेशियम सल्फेट, मैग्नीशियम के साथ मिला है तो मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम के साथ मिला है तो कैल्शियम सल्फेट, और बेरियम के साथ मिला तो बेरियम सल्फेट। ठीक है, और उसके बाद फेरस के साथ मिला तो क्या हो गया, तो फेरस सल्फेट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है यह बना है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर हम बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पोटेशियम है ना, तो यहाँ पर क्या है, सोडियम है, तो सोडियम क्या कर सकते हैं, यानी कि Na2SO4 हो गया, है ना। उसका फिर क्या है, K है तो K2SO4 हो गया, Mg है MgSO4 हो गया, CaCSO4 हो गया, BaBaSO4 हो गया, FeFeSO4 हो गया। तो बहुत ही काफ़ी आसान है। ठीक है, फेट के साथ आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये है ना, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, किसका है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द्वि विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से, अगला क्या कहता है कि यहाँ पर अगला एग्जाम्पल ग्रुप में लिए हैं। अब देखिए ध्यान से, उसी प्रकार से अगर हम फेट के साथ ना लेकर के किसके साथ लिए, तो क्लोरीन। किसके साथ है, तो क्लोरीन के साथ। अब देखिए ध्यान से, अगर सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, पोटेशियम तो पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, अगर क्या है मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा, कैल्शियम है तो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, बेरिलियम क्लोराइड हो जाएगा। यानी कि हम अगर मान लीजिए कि सबको सब किसके साथ कर रहे हैं, तो क्लोराइड के साथ। किसके साथ कर रहे हैं, तो क्लोराइड के साथ कर रहे हैं। ठीक है, सबके साथ क्लोराइड के साथ कर रहे हैं, अर्थात वह क्या होता है, कंबाइंस बन जाता है। अब देखिए सोडियम है तो सोडियम क्या, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड बन गया। अब देखिए पोटेशियम K है तो K के साथ क्या लगा देंगे, Cl, यानी KCl, है ना, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। अब मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के साथ क्या लग गया, Cl, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद Ca है, इसके साथ लग गया Cl, तो क्या हो गया,
कैल्शियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद Ba है, इसका साथ लग गया Cl तो क्या होगा बेरिलियम क्लोराइड हो गया। उसके बाद आएगा क्या तो जिंक, तो क्या होगा जिंक क्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी आसान हो जाता है इस चीज़ को याद करने में। आप तो ये चीज़ को याद रखिएगा, क्लोराइड है, क्लोराइड के साथ कोई भी मतलब क्या होगा तत्व संयोग करेगा, तो अगर सोडियम है तो सोडियम क्लोराइड इस तरीके से बनता चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं ध्यान से। इस तरह से यहाँ पर देखिए बताया जिंक है तो जिंक क्लोराइड हो गया, फेरस है तो फेरस क्लोराइड हो गया। अब देखिए ध्यान से कि अवक्षेपण क्या होता है। सबसे पहले अवक्षेपण के बारे में हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोई एक पात्र है, यहाँ पर क्या है कोई एक पात्र है। ठीक है, ये पात्र में मान लो कि हम किसी प्रकार का हम विलयन को ले लेते हैं। ठीक है, कोई एक विलयन ले लेते हैं, इसमें मिला देते हैं। इसमें क्या है पानी है, पानी में क्या मिला देते हैं बालू, क्या मिला देते हैं बालू। जैसे पानी है बालू को मिलाएंगे ना, तो बालू को पानी में जितना ही मिलाएंगे तो मिल तो जाएगा, मगर कुछ देर के बाद बालू का कण कहाँ चलाएगा तो नीचे, कहाँ जाते हैं तो नीचे बैठ जाते हैं, और नीचे तली पर बैठ जाना ही है ना, वही क्या कहलाता है तो अवक्षेपण। क्या कहलाता है तो वही अवक्षेपण कहलाता है, यानी कि अवक्षेप के रूप में क्या हो जाना बच जाना है ना, वही क्या कहलाता है तो अवक्षेपण कहलाता है। आगे देखिए ध्यान से यहाँ पर कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अवक्षेप का निर्माण होता है ना, उसे क्या बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अब देखिए ध्यान से, अवक्षेपण के मतलब उसका सिंबल्स कैसा होता है, आइए एग्जाम्पल में हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए जैसे यहाँ बताया गया है Pb, यानी कि ये लेड होता है। ठीक है, Pb क्या होता है लेड, NO3 है ना, उसके बाद Ki है ना पोटेशियम आयोडाइड। इस तरीके से यहाँ पर क्या इसको मिलाया गया है, रिएक्शन कराया गया है, तो क्या बना है PbI2 बन गया है और KNO3 हो गया। मगर यहाँ पर देखिए तीर का निशान कैसा दिया गया है, नीचे की तरफ दिया गया है। इसका मतलब आप समझ जाइएगा कि आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं रिएक्शन को कि तीर के निशान अगर नीचे की तरफ रहेगा ना, अर्थात यह अवक्षेपण ही बता रहा है। क्या बता रहा है तो अवक्षेपण ही बता रहा है ना। तो आप कंठस्थ तो समझिए कि नीचे के तीर निशान होगा तो वह रिएक्शन किसका होगा तो अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। अगर ऊपर की तरफ होगा तो समझ जाइएगा कि यह गैस निकल रहा है, ऊपर की जा रहा है तो गैस वाष्प रूप में बन रहा है, मगर नीचे की तरफ है तो समझ रहा कौन सा अभिक्रिया होगा तो अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पर मैंने बताया है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले देखिए ध्यान से Pb, यानी इसको क्या बोलते हैं तो लेड। ये क्या चीज है लेड है। ये क्या है सोडियम है, इसको बोलते हैं पोटेशियम, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, ये हो गया कैल्शियम, जिंक, बेरिलियम, और बेरिलियम क्या होता है तो इसको बोलते हैं एल्युमिनियम। ये सब के सब किस साथ किए हैं तो नाइट्रेट के साथ। किस साथ करेंगे तो नाइट्रेट के साथ। अब देखिए ध्यान से, अगर लेड को नाइट्रेट के साथ करेंगे तो क्या हो गया लेड नाइट्रेट होगा। सोडियम को अगर किसके साथ करेंगे NO3 नाइट्रेट के साथ, क्या हो गया सोडियम नाइट्रेट होगा। ये क्या हो गया पोटेशियम तो पोटेशियम नाइट्रेट होगा, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम नाइट्रेट होगा, कैल्शियम तो कैल्शियम नाइट्रेट होगा, जिंक तो जिंक नाइट्रेट होगा, बेरिलियम तो बेरिलियम नाइट्रेट होगा, एल्युमिनियम तो एल्युमिनियम नाइट्रेट होगा। यानी कि इन सारे तत्व को अगर हम नाइट्रेट के साथ क्या करते हैं मिलाते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या होता है नाइट्रेट के फॉर्म में बनता है। ठीक, देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर मैंने बताया है कि PbNO3 का है ना हॉल्टवाश हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा है ना, इसको मतलब बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट, KNO3 होगा जिसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम है ना NO3 का हॉल्टवाइज होगा, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम NO3 का हॉल्टवाइज होगा, इसको बोलेंगे कैल्शियम नाइट्रेट, जिंक NO3 का हॉल्टवाइज होगा, इसको बोलेंगे जिंक नाइट्रेट, BaNO3 का हॉल्टवाइज होगा, इसको बेरिलियम नाइट्रेट, और एल्युमिनियम NO3 का होगा, इसको बोलेंगे एल्युमिनियम नाइट्रेट। तो एक एक करके आप इसको क्या कर सकते हैं है ना, एक फॉर्म को आप समझ जाइए तो आप खुद से क्या कर सकते हैं सारा का सारा रिएक्शन आपको याद हो जाएगा है ना, बना भी सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगला देखते हैं कि उदासीनीकरण। ध्यान से देखिए कि उदासीनीकरण है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और भस्म है ना क्षार के बीच होता है तो उसे उदासीनीकरण। देखिए ध्यान से, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। यानी कि अम्ल है ना किस किसके बीच में होगा तो अम्ल और क्या तो भस्म, जिसको हम लोग क्षार बोलते हैं, यानी अम्ल और भस्म को मिलाते हैं है ना, तो दोनों रिएक्ट करता है तो क्या बनता है तो उदासीनीकरण होता है ना, उसी को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। आखिर यह अम्ल और भस्म के बारे में इसका अगला चैप्टर है। ठीक है, यानी कि अम्ल भस्म और लवण, उसमें हम आपको अच्छी तरीके से बताएंगे अम्ल भस्म और लवण के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे है ना, और आपको समझ में भी आएगा। आगे देखिए ध्यान से,
अगला क्या कहता है कि वैसी अभिक्रिया, देखिए ध्यान से, है ना, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार के बीच द्विविस्थापन अभिक्रिया हो। कौन सा हो? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया हो वो क्या कहलाता है? उदासीनीकरण कहलाता है। या पहले का डिफिनेशन भी सही है, आप ये भी याद कर सकते हैं इसी तरीके से, है ना। क्या था? जब द्विविस्थापन अभिक्रिया जब अम्ल और क्या क्षार के साथ बीच होता है, अम्ल और क्षार के बीच में होता है, वही क्या कहलाता है? तो उदासीनीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या है? तो HCl क्या है? अम्ल है कि भस्म है? तो बोलेगा सर HCl जो है यह अम्ल है, जो हमारे पेटों में पाया जाता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। NaOH, देखिए OH लग गया। आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे, है ना, आर्हेनियस के अनुसार। किसके अनुसार? तो ये आर्हेनियस के अनुसार पता चलता है। OH लग जाता है तो क्या होता है? तो वो भस्म होता है। अब देखिए यहाँ अम्ल है क्या? तो भस्म, दोनों को मिलाया गया तो NaCl बन गया। क्या बना? तो NaCl बना है और H2O मतलब जल बन गया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है? तो ये हो गया नाइट्रिक अम्ल, और क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH लग गया यानी ये भस्म हो गया, और ये क्या हो गया? तो अम्ल हो गया। दोनों को मिला था KNO3 और क्या हो गया? तो H2O। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब क्या? यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। आगे देखिए ध्यान से, अगला जो है वह क्या है? तो विस्थापन। अगला क्या है? ध्यान से देखिएगा, अगला जो है वो अगला है विस्थापन या एकल विस्थापन। ठीक है, यानी कि विस्थापन का मतलब क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। विस्थापन का मतलब होता है कि अलग हो जाना। क्या हो जाना? तो अलग हो जाना। क्या कहलाता है? तो विस्थापन कहलाता है ना। जब अलग हुआ तो एक एक होगा ना, इसलिए बोलते हैं इसको हम लोग एकल विस्थापन भी कहते हैं। देखिए है ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जब कोई तत्व दूसरे तत्व के, है ना, यौगिक के विलयन से क्या होता है? विस्थापित कर उसका स्थान स्वयं ले लेता है ना, मतलब उसको विस्थापित करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है, उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ठीक है, कौन किसका स्थान लेता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ फेरस जो है यह कॉपर सल्फेट से क्या किया है? तो संयोग किया है। जब कॉपर सल्फेट से करेगा ना, तो कॉपर क्या करेगा? तो विस्थापित कर देगा। कॉपर क्या करेगा? तो विस्थापित कर देगा। यानी कि कौन कमजोर है, कौन ताकतवर, कौन किसको हटाएगा, यह मैंने पिछला वीडियो में बता चुके हैं। कौन किससे ताकतवर है, कौन किसको हटाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है यह फेरस है ना, और ये कॉपर है, तो कॉपर क्या हो गया? तो विस्थापित होगा और इसके जगह पर ये आ जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह ताकतवर है, ये कमजोर है, तो हमने इसको हटा के इधर रख दिया है। ठीक है, तो फेरस यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि फेरस सल्फेट हो जाएगा, और ये कॉपर क्या होता है? बाहर चल जाएगा। यानी कॉपर का यहाँ पर क्या हो गया? तो विस्थापित हो गया। कॉपर क्या हो गया? तो विस्थापित हो गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जिंक है और, है ना, कॉपर सल्फेट है, तो आप क्या करेगा? देखिए ध्यान से कि जिंक जो है कॉपर को अब हटाएगा, क्योंकि तुम यहाँ से भागो, है ना, मतलब यहाँ से उसको बेगलाएगा। जैसे इसको बेगलाएगा तो कॉपर क्या होगा? भागेगा, और इसके जगह पर क्या आ जाएगा? तो इसके जगह पर आ जाएगा जिंक। क्या आ जाएगा इसके जगह पर? तो जिंक आएगा। वही बात यहाँ पर बोला गया है ना, जिंक कॉपर के साथ आएगा, जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर क्या होंगे? तो अलग हो जाएंगे। अब देखिए ध्यान से कि यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि कॉपर और ZnO4 यह अभिक्रिया संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? कि यहाँ पर इसको विस्थापित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कॉपर जो है कम ताकतवर है और ये ज़्यादा ताकतवर है। अब बताइए कॉपर जिंक को हटा सकता है ना बच्चे? बताइए, कॉपर जिंक को नहीं हटा सकते, इसलिए यह अभिक्रिया संभव नहीं है। आगे देखिए, लेड और कॉपर, है ना, कॉपर क्लोराइड, इन्हें दोनों को विस्थापित किया, यहाँ पर आएगा, इसको विस्थापित कर दे, यानी कॉपर का यहाँ पर क्या होगा? तो विस्थापित होगा। उसका ठीक उसी प्रकार से कॉपर और क्या है? तो Ag है, तो यहाँ पर किसका होगा? तो Ag का क्या हो जाएगा? तो विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये विस्थापित करने वाला हो गया। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्या बताया गया है कि अधिक क्रियाशील धातु अम्लों के साथ, है ना, अभिक्रिया कर अम्लों से हाइड्रोजन को हटा देते हैं, है ना, मतलब अधिक क्रियाशील धातु अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है तो वह अम्ल से हाइड्रोजन क्या करते हैं? तो हटा देते हैं। यानी कि फेरस, देखिए ये फेरस, ये H2SO4 ज़्यादा ताकतवर अम्ल है। ठीक है, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या होता है? सल्फ्यूरिक। कहाँ पाया जाता है? कहाँ रहता है? तो बड़ा सा बैटरी जो होता है ना, बैटरी आप बड़ा वाला देखते हैं, तेजाब वाला बैटरी, उसमें कौन अम्ल रहता है? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। यही सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है कि है ना, इसको मतलब हटा देता है। ठीक है, यानी कि FeSO4 बनाता है, हाइड्रोजन को हटा देता है।
ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर जिंक H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल जो जिंक को क्या करेगा, है ना, अपने साथ लेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा तो हटा देगा। फिर FeHCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, थोड़ा सा नॉर्मल अम्ल ये होता है, इससे कम नॉर्मल होता है। यानी कि बोला जाए अब सब पूछे कि H2SO4 और HCl दोनों में सबसे हार्ड अम्ल कौन सा है, तो बोलिएगा कि H2SO4 है। हार्ड अम्ल HCl की है ना थोड़ा सा कमजोर है, जिसको बोलते हैं प्रबल अम्ल, इसको क्या बोलेंगे तो हम लोग दुर्बल अम्ल बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा, ये Fe जो है वो क्या करेगा Cl के साथ आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन क्या करेगा तो हटा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका टॉपिक है ना खत्म होता है। और इसका एक और वीडियो है जिसमें आपको है ना पूर्ण रूप से बता करके यह चैप्टर क्या करेंगे खत्म कर देंगे। ठीक है, और आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद।